नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आप सब लोगों की तैयारियां चल रही होगी। दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में ये जानने का प्रयास किया कि प्रस्तावना क्या है, उस प्रस्तावना की क्या उपयोगिता है और उस प्रस्तावना में कौन कौन सी चीजें दर्ज है। ये सब चीजें हमने पिछले एपिसोड में पढ़ी, लेकिन हम पिछले एपिसोड में ये नहीं जान पाए कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। तो आज के इस एपिसोड में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। दोस्तों, प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, ये जानने के लिए हम दो महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करेंगे। एक मामला है बेरुबारीवाद 1960 और दूसरा जो है वो है केशवानंद भारती केस 1973। इन दोनों मामलों पर विस्तृत चर्चा करने की कोशिश करेंगे आज के इस एपिसोड में। और प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है या नहीं, ये जानने के लिए ये दोनों मामले पढ़ने अति आवश्यक है। मेरा यह मानना है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है या नहीं, ये जानने के लिए जब ये दोनों मामले पढ़ने ही है तो फिर हमें इन दोनों मामलों पर विस्तृत चर्चा करनी चाहिए, ताकि इससे किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट बिंदु पीछे न छूटे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की इस क्लास में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, संविधान का भाग है। और ये जानने के लिए हमें दो महत्वपूर्ण मामले देखने होंगे, जिसमें एक है बेरुबारीवाद 1960 का, बेरुबारीवाद 1960, और जो दूसरा महत्वपूर्ण मामला है वो है केशवानंद भारती केस 1973। हम जिस बिंदु पर सबसे पहले चर्चा करेंगे वो है बेरुबारीवाद 1960। बेरुबारीवाद 1960। देखिए दोस्तों, क्या है ना कि बेरुबारी जो है वो पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले का एक गांव था। किसका गांव था? जलपाईगुड़ी जिले का। जलपाईगुड़ी जिला जो है वो है पश्चिम बंगाल में। ये पश्चिम बंगाल का भाग था जो वर्तमान में बांग्लादेश में है। बांग्लादेश जो कभी पूर्वी पाकिस्तान था। भारत का विभाजन हुआ तो बंगाल प्रांत के दो भाग बने दोस्तों। एक भाग पश्चिमी बंगाल और दूसरा भाग जो था वो था पूर्वी बंगाल। पश्चिम बंगाल वाला भाग तो भारत के पास रहा, पश्चिम बंगाल वाला भाग रहा भारत के पास, और पूर्वी बंगाल वाला भाग चला गया पाकिस्तान के पास। पूर्वी बंगाल वाला भाग पाकिस्तान के पास चला गया, इसलिए वो कहलाया पूर्वी पाकिस्तान। और जो भाग भारत के पास रहा वह था पश्चिम बंगाल। यही पूर्वी पाकिस्तान बाद में 1971 में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना बांग्लादेश के नाम से। इंदिरा के समय में
यही पूर्वी पाकिस्तान बाद में बांग्लादेश बना। बेरूबारी जो है वो पश्चिम बंगाल का भाग था, लेकिन वर्तमान में वो कहाँ है? बांग्लादेश के पास है। और जब ये भाग पाकिस्तान के पास था तब ये पूर्वी पाकिस्तान के पास भी रहा। हुआ ऐसा था कि दोस्तों, विभाजन के बाद सीमा रेखा के निर्धारण का कार्य सौंपा गया। दोनों देशों के बीच में सीमा रेखा के निर्धारण का कार्य सौंपा गया उस समय के एक अंग्रेज अधिकारी सर रेडक्लिफ को। किसको सौंपा गया? सर रेडक्लिफ को। सर रेडक्लिफ को सीमा रेखा का निर्धारण करना था। इसे भारतीय सीमा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने जैसे तैसे उटपटांग तरीके से भारतीय सीमा का निर्धारण कर दिया था। भारतीय सीमा का निर्धारण करने का काम किसने किया दोस्तों? सर रेडक्लिफ ने। इसलिए भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसे सर रेडक्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। एक जगह बेरूबारी क्षेत्र का निर्धारण रेडक्लिफ साहब ने कुछ इस तरह से किया सीमा निर्धारण के समय कि यह क्षेत्र भारत के पास रहेगा, यह क्षेत्र भारत के पास रहेगा। लेकिन वो इस बात को लिखना भूल गए थे। इसका मतलब हमारे डॉक्यूमेंट में इस चीज का कोई उल्लेख नहीं रहा कि बेरूबारी जो क्षेत्र है वो भारत का है। इसका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था। ये बेरूबारी जो है ये गांव है और ये पूरी तरह से मुस्लिम बहुल था। क्या था? पूरी तरह से मुस्लिम बहुल था। इसलिए इस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने अपना दावा प्रस्तुत किया। पाकिस्तान ने कहा कि यह क्षेत्र पाकिस्तान को मिलना चाहिए, क्योंकि यह मुस्लिम बहुल है। और विभाजन जो है कुछ इस तरह से हुआ था कि जिन क्षेत्रों में मुस्लिम ज्यादा थे वो पाकिस्तान को मिले और जिन क्षेत्रों में हिंदू ज्यादा थे वो भारत के पास रहे। जब भारत का विभाजन ही धार्मिकता के आधार पर हुआ है तो ये क्षेत्र हमें मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें मुस्लिम ज्यादा है। इस बात को लेकर दोनों देशों के बीच में टकराव की स्थिति बनी। किसको लेकर? बेरूबारी को लेकर टकराव की स्थिति बनी। इस टकराव की स्थिति के समय भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो सोच थी दोस्तों वो कुछ इस तरह से थी कि वो सभी समस्याओं का समाधान शांतिपूर्वक तरीके से ही खोजने में विश्वास रखते थे। वो चाहते थे कि पड़ोसी के साथ किसी भी प्रकार की कोई टकराव की स्थिति नहीं बने और समस्याओं का समाधान हो जाए। इसलिए उन्होंने इस विवाद का समाधान शांतिपूर्वक तरीके से निकालने की कोशिश की और शांतिपूर्वक तरीके से निकालने के लिए उस समय के पाक पीएम थे फिरोज शाह नून। कौन थे? फिरोज शाह नून। फिरोज शाह नून जो है वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे उस समय। पाक पीएम फिरोज शाह नून और भारत के प्रधानमंत्री नेहरू दोनों के बीच में 1958 में बेरूबारी को लेकर एक समझौता हुआ, शांतिपूर्वक तरीके से समाधान खोजने के लिए। यह समझौता जो हुआ है वो हुआ है 1958 में। और किसके बीच में? नून और नेहरू के बीच में। नून और नेहरू के बीच में समझौता हुआ दोस्तों, इसलिए इसे नून नेहरू समझौते की संज्ञा भी दी जाती है। किस समझौते की? नून नेहरू समझौते की। इस समझौते को लेकर नेहरू का भारत में कड़ा विरोध हुआ। नेहरू का इस बात को लेकर विरोध हुआ कि कैसे आप हमारे देश के क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को सौंप सकते हैं।
तब नेहरू ने कहा कि हमने जो ये किया है ये एक प्रक्रिया के तहत ही हुआ है। हमने आर्टिकल 3 के तहत प्रस्ताव लाकर विवाद के बाद, देखिए विवाद इतना ज्यादा बढ़ा कि पश्चिम बंगाल की आम जनता, वहां की सरकार, यहां तक कि कांग्रेस पार्टी के भीतर के बड़े नेता जो थे, उन्होंने भी नेहरू के इस फैसले का जमकर विरोध किया। तो नेहरू ने क्या कहा? नेहरू ने कहा कि देखिए हमने जो ये समझौता किया है वो एक प्रस्ताव के तहत ही हुआ। हमने संविधान के दायरे में ही प्रस्ताव लाकर ये भारतीय क्षेत्र पाकिस्तान को सौंपा है, और जिस प्रक्रिया के तहत ये दिया गया वो था आर्टिकल 3। ये नेहरू का कहना था। नेहरू का कहना था कि हमने आर्टिकल 3 की प्रक्रिया के आधार पर ही बेरूबारी को पाकिस्तान को सौंपा है, आर्टिकल 3 के तहत, यानी संविधान के दायरे में। तो नेहरू का यह कहना था कि हमने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया। आर्टिकल 3 हमें इजाजत देता है और हमने उसी आधार पर यह क्षेत्र पाकिस्तान को सौंपा है। देखिए आर्टिकल 3 कहता क्या है दोस्तों? आर्टिकल 3 कहता है भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्गठन की बात करता है। राज्यों के पुनर्गठन की बात करता है। आर्टिकल 3 करता है भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्गठन की बात, यानी नए राज्य बनाने की, किसी राज्य की सीमा बढ़ाने की, किसी राज्य की सीमा घटाने की, और किसी क्षेत्र के नाम बदलने का जो प्रावधान है वो है आर्टिकल 3 में। किसी भी भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्गठन का प्रावधान है आर्टिकल 3 में, यानी नए राज्यों का निर्माण, किसी राज्य की सीमा बढ़ाना, किसी राज्य की सीमा घटाना, या फिर नाम में परिवर्तन, ये सब आर्टिकल 3 की प्रक्रिया के तहत ही होते हैं। नेहरू ने कहा कि हमने तो ये आर्टिकल 3 की प्रक्रिया के तहत ही किया। लेकिन विवाद जब बढ़ा तो फिर नेहरू ने इस समझौते की वैधता को जांचने के लिए उस समय के भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लीजिए। देखिए सरकार किसी भी महत्वपूर्ण संवैधानिक बिंदु पर जब परामर्श मांगती है तो वो राष्ट्रपति के माध्यम से ही मांगती है, यानी आप सुप्रीम कोर्ट से इस समझौते की वैधता को लेकर सलाह लीजिए। ऐसा सरकार का कहना था। किसको? उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, कि आप सुप्रीम कोर्ट से पूछिए कि हमने जो किया है वो गलत किया या सही किया है। अगर गलत किया है तो फिर सही कैसे होगा? राष्ट्रपति जो सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेता है यानी परामर्श लेता है, वो लेता है आर्टिकल 143 के तहत। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी भी संवैधानिक बिंदु पर सलाह मांग सकता है। तब राष्ट्रपति साहब ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि क्या कोई भी सरकार आर्टिकल 3 के तहत किसी भारतीय क्षेत्र को किसी दूसरे देश को सौंप सकती है? ऐसी सलाह मांगी राजेंद्र प्रसाद ने। सलाह क्या मांगी कि क्या किसी भारतीय क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को सौंपा जा सकता है क्या, वो भी आर्टिकल 3 के तहत? तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 3 के तहत कोई भी सरकार ऐसा नहीं कर सकती। तब राजेंद्र प्रसाद साहब ने कहा कि सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकती? तो सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया कि वो ऐसा इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि आर्टिकल 3
भारत के भीतर राज्यों के पुनर्गठन की बात करता है, न कि वो किसी भारतीय क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को देने की बात करता है, बल्कि ये तो बात करता है भारत के भीतर ही नए राज्यों के गठन की, राज्यों की सीमा कम ज्यादा या फिर नाम परिवर्तन की, न कि किसी भारतीय क्षेत्र को दूसरे देश को देने की बात करता है। आर्टिकल 3 के तहत प्रस्ताव लाकर अगर नेहरू ने ऐसा किया है तो यह पूरे तरीके से अवैधानिक है, यह कहना था सुप्रीम कोर्ट का। तब राजेंद्र प्रसाद साहब ने दूसरा परामर्श लिया कि तो फिर सरकार ऐसा करने के लिए करेगी क्या, यानी किसी भारतीय क्षेत्र को किसी दूसरे देश को सौंपने के लिए सरकार को क्या करना होगा। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। यह आप समझ पाए होंगे कि सरकार ने इस समझौते की वैधता को देखने के लिए राष्ट्रपति से सलाह मंगवाई है। राष्ट्रपति से सलाह मंगवाई है, यानी सुप्रीम कोर्ट से पूछवाया है कि क्या यह समझौता जो हुआ है यह संविधान के दायरे में हुआ है क्या। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, सरकार ऐसा नहीं कर सकती। सरकार किसी भी भारतीय क्षेत्र को आर्टिकल 3 के तहत किसी विदेशी राज्य को नहीं सौंप सकती। तब राजेंद्र प्रसाद साहब ने कहा तो फिर इसके लिए करना क्या होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके दो तरीके हैं आपके पास। एक तरीका यह है कि आप आर्टिकल 368 के तहत, आर्टिकल 368 जो संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ आर्टिकल है, आप आर्टिकल 368 के तहत संविधान में आर्टिकल 368 के तहत आप संशोधन करके उस क्षेत्र को ही भारतीय संघ से हटा दीजिए जो क्षेत्र आपको किसी विदेशी राज्य को देना है। कहने का अर्थ यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहला तरीका किसी भारतीय क्षेत्र को दूसरे देश को देने का यह बताया कि आप आर्टिकल 368 के तहत उस क्षेत्र को क्या कर दीजिए, उस क्षेत्र को भारतीय संघ से ही हटा दीजिए। लेकिन प्रक्रिया आपको 368 की अपनानी पड़ेगी। अगर आप 368 की प्रक्रिया के तहत उस भारतीय क्षेत्र को भारतीय संघ से हटा देंगे तो ये आप जिस देश को देना चाहते हैं ये उसका क्षेत्र हो जाएगा। दूसरा एक तरीका और है। दूसरा तरीका यह है कि आप 368 के तहत ही संविधान संशोधन करके आर्टिकल 3 में यह बात लिखवा दीजिए। किस में लिखवा दीजिए? आर्टिकल 3 में यह बात लिखवा दीजिए कि इस आर्टिकल के तहत किसी भी भारतीय क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को सौंपा जा सकता है। आप किसी भारतीय क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को देंगे तो आपको दो प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ेगा। दोनों ही प्रक्रियाएं जो है वो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। करना आपको संविधान संशोधन ही पड़ेगा। आप सीधा आर्टिकल 3 के तहत किसी विदेशी राज्य को भारतीय क्षेत्र नहीं सौंप सकते। पहला संशोधन आप ये करिए कि आप उस क्षेत्र को ही भारतीय संघ से हटा दीजिए। दूसरा तरीका यह है कि आप आर्टिकल 3 में यह बात साफ साफ लिखवा दीजिए कि इस आर्टिकल के तहत किसी भी भारतीय क्षेत्र को किसी दूसरे देश को सौंपा जा सकता है, ताकि आपको बार बार इस प्रक्रिया से न गुजरना पड़े। अगर आप एक बार आर्टिकल 3 में लिखा देंगे तो फिर आपको फिर दोबारा कभी संविधान संशोधन की प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। आप सीधा आर्टिकल 3 के तहत जैसे नया राज्य बनाते हैं, जैसे सीमा में परिवर्तन करते हैं, वैसे ही आप किसी भारतीय क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को सौंप दीजिए। एकदम आसान रहेगा
और बार बार आपको संविधान संशोधन भी नहीं करना पड़ेगा। तब उस समय की सरकार ने लंबी सोच के बाद पहला तरीका अपनाया। पहला तरीका आप इसलिए अपनाया क्योंकि उस समय की सरकार को यह लगा कि अगर हम आर्टिकल 3 में लिखवा देंगे तो फिर आगे इसका मिसयूज हो सकता है। आगे की सरकारें आर्टिकल 3 का उपयोग करके किसी भी भारतीय क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को आसान तरीके से सौंप देंगी। मिसयूज के डर से उस समय की सरकार ने पहला तरीका अपनाया। पहला तरीका क्या था? पहला तरीका यह था कि 368 के तहत आप संविधान संशोधन करके उस भारतीय क्षेत्र को भारतीय संघ से हटा दीजिए। तो नेहरू सरकार ने पहला तरीका अपनाते हुए 9वां संविधान संशोधन किया। कौन सा संविधान संशोधन किया दोस्तों? 9वां संविधान संशोधन जो हुआ 1960 में। 9वें संविधान संशोधन 1960 के तहत बेरूबारी क्षेत्र को भारतीय संघ से क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। इसका मतलब यह है कि दूसरा तरीका नहीं अपनाया गया, यानी आर्टिकल 3 सिर्फ भारत के भीतर के क्षेत्रों को बदलने की बात करता है, न कि किसी विदेशी राज्य को देने की। सुझाव सुप्रीम कोर्ट ने जरूर दिया है कि आप इसमें लिखवा सकते हो, लेकिन मिसयूज के डर से सरकार ने ऐसा नहीं किया और सरकार ने संशोधन के माध्यम से उस क्षेत्र को भारतीय संघ से हटा दिया था। सुप्रीम कोर्ट की इन दो बातों से यह निकल कर आई कि अगर आप किसी भारतीय क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को सौंपना चाहते हो तो आपको किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा? संविधान संशोधन की प्रक्रिया से। तो जब भी आप किसी भारतीय क्षेत्र को किसी दूसरे देश को देंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? संविधान संशोधन करना पड़ेगा। नेहरू ने बेरूबारी क्षेत्र को पाकिस्तान को देने के लिए क्या किया? संविधान संशोधन किया। कुछ समय पहले मोदी सरकार ने भी 100वां संविधान संशोधन किया था 2015, जिसके तहत कुछ भारतीय क्षेत्र बांग्लादेश को दिए गए और कुछ बांग्लादेश के क्षेत्र भारत में शामिल किए गए। तो बेरूबारी वाद जो है ना दोस्तों, इससे एक स्पष्ट बात निकल कर आई और वो स्पष्ट बात यह थी कि आप किसी भी भारतीय क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को आर्टिकल 3 के तहत नहीं सौंप सकते। यह सिर्फ भीतर राज्यों के परिवर्तन की बात करता है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान निर्धारित किए कि ऐसा करने के लिए आपको आर्टिकल 368 के तहत संविधान में क्या करना होगा? संशोधन करना होगा। अगर आपसे पूछे कि बेरूबारी वाद 1960 से मुख्य बात क्या निकल कर आई, तो पहली मुख्य बात यह निकल कर आई कि किसी भी भारतीय क्षेत्र को किसी दूसरे देश को सौंपने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान क्या किए? निर्धारित किए। फैसला नंबर 1 इसका यह हुआ कि किसी भारतीय क्षेत्र को किसी दूसरे देश को सौंपने के लिए स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान क्या किए? सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किए। बेरूबारी वाद जो था उससे पहली बात यह निकल कर आई कि किसी भारतीय क्षेत्र को किसी दूसरे देश को आप सौंपेंगे तो आपको 368 के तहत संविधान में संशोधन करना होगा। इस तरह से यह बेरूबारी क्षेत्र की समस्या का समाधान निकला। दूसरा दोस्तों,
इसी बेरुबारीवाद के दौरान ही क्या किया, प्रस्तावना पर भी चर्चा हुई। बेरुबारीवाद के दौरान किस पर चर्चा हुई, तो बेरुबारीवाद के दौरान प्रस्तावना पर भी चर्चा हुई। चर्चा इस बात को लेकर हुई, चर्चा जो हुई वो इस बात को लेकर हुई कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, यानी क्या प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो बेरुबारीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इसका मतलब वो संविधान का भाग नहीं है। और इसके बारे में क्या कहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखिए ये सिर्फ संविधान निर्माताओं के मार्गदर्शन के लिए ही बनाया गया था। इस प्रस्तावना से हमें संविधान निर्माताओं के विचारों का पता चलता है, विचारों का पता चलता है, ये मार्गदर्शन का काम कर रहा था उनके लिए। लेकिन ये संविधान का भाग नहीं है। तो कौन सा वाद जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, तो वो फैसला था बेरुबारीवाद 1960। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के दौरान और क्या बातें कही, तो ये बात कही कि ये सिर्फ संविधान निर्माताओं के लिए मार्गदर्शन हेतु ही बनाया गया था। दूसरा, इससे हमें संविधान निर्माताओं के विचारों का पता चलता है, लेकिन यह संविधान का भाग नहीं है। यह था दोस्तों बेरुबारीवाद। बेरुबारीवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से दो बातें निकली। एक बात यह निकली कि किसी भी भारतीय क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को सौंपने के लिए संविधान में 368 के तहत संशोधन करना होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान निर्धारित किए। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। दूसरा जो प्रमुख केस है वो है केशवानंद भारती। केशवानंद भारती, केशवानंद भारती केस 1973। देखिए दोस्तों, केशवानंद जो थे वो एक संत थे। उस समय वो केरल में शंकराचार्य थे, और शंकराचार्य हिंदू धर्म के लिए काफी ऊंचा पद है। वो केरल में शंकराचार्य थे, हिंदू धर्म के एक बड़े संत थे, और केरल की ही एक मठ, केरल की ही एक मठ एडनीर मठ के प्रमुख थे केशवानंद भारती। कौन थे केशवानंद भारती? तो दोस्तों, केशवानंद भारती हिंदू धर्म के एक बड़े संत थे। केरल में वो शंकराचार्य थे, और वो एक मठ के प्रमुख थे जिसका नाम था एडनीर मठ। एडनीर मठ जो थी केरल में, एडनीर मठ के प्रमुख थे वो। सरकार ने क्या किया? सरकार ने क्या किया? भूमि सुधार के नाम पर केशवानंद भारती
के मठ की जमीन को छीनने का प्रयास किया, छीनने की कोशिश की। उस समय की केरल सरकार ने मठ की जमीन को छीनने की कोशिश की। किसके नाम पर? भूमि सुधार के नाम पर। भूमि सुधार के नाम पर। तो केशवानंद भारती जो थे वो केरल सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए, यानी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। किस बात के खिलाफ? भूमि सुधार कानून के नाम पर जमीन छीनने की जो कोशिश की, उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट में जो इन्होंने केस किया वो किया था 29वें संविधान संशोधन 1972 के खिलाफ। 29वां संविधान संशोधन जो है 1972 के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। उनतीसवां संविधान संशोधन क्या कहता है? तो देखिए 29वां संविधान संशोधन दोस्तों केरल से संबंधित है। केरल की सरकार ने जो भूमि सुधार कानून बनाए थे उन्हें 9वीं अनुसूची में डालने के लिए, केरल सरकार के भूमि सुधार से जुड़े जो कानून थे उन्हें 9वीं अनुसूची में डालने के लिए 29वां संविधान संशोधन हुआ। 9वीं अनुसूची में डालने के लिए। ये केरल से संबंधित है 29वां संविधान संशोधन। और ये सुप्रीम कोर्ट जो गए थे, इन्होंने जो केस किया वो इसके खिलाफ था। इसके खिलाफ इसलिए था क्योंकि सरकार भूमि सुधार से जुड़े कानून इस संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची में डाल रही थी। 9वीं अनुसूची में डाल रही थी। आप सोचेंगे कि 9वीं अनुसूची में डाल रही थी तो इससे क्या दिक्कत हो रही थी? देखिए 9वीं अनुसूची जो है वो प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी दोस्तों प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत। नौवीं अनुसूची, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या थी 8 और 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई वो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई। और केरल के जो कानून थे वो इस 9वीं अनुसूची में क्या किए जा रहे थे? डाले जा रहे थे। देखिए 9वीं अनुसूची जो है उसकी थोड़ी सी अगर विस्तृत चर्चा करें तो वो ये है कि सरकार आर्थिक समानता और सामाजिक समानता के लिए काम करना चाहती थी। सरकार चाहती थी कि देश में जो सामाजिक और आर्थिक असमानता है उसे किसी भी तरीके से दूर किया जाए। सामाजिक और आर्थिक समानता दूर करने के लिए आप जानते हैं कि कुछ कड़े कानून बनाने होंगे और कड़े कानून अगर आप बनाएंगे तो उन कड़े कानूनों में हो सकता है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो जाए और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा तो फिर नागरिक सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट फिर सरकार को रोकने की कोशिश करेगी। आर्टिकल 13 और 32 जो सरकार को
मौलिक अधिकारों के खिलाफ कानून बनाने से रोकने का काम करते हैं। तब सरकार ने क्या किया, ये 9वीं अनुसूची जोड़ी और प्रावधान ये किया कि इस 9वीं अनुसूची में जिस भी कानून को डाल दिया गया, उसकी न्यायिक समीक्षा संभव नहीं है। कहने का अर्थ है कि उस पर कोर्ट कोई सुनवाई नहीं कर सकती, कोर्ट कोई सुनवाई नहीं कर सकती। दूसरे शब्दों में मैं कह सकता हूं कि जिस कानून को 9वीं अनुसूची में डाल दिया उसकी न्यायिक समीक्षा संभव नहीं है। यानी इसमें डाले गए कानून पर सुप्रीम कोर्ट कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं दे सकता। ये 9वीं अनुसूची बनाते समय ही प्रावधान कर दिया गया था। देखिए क्या है ना कि नेहरू समाजवादी व्यक्ति थे, और वो चाहते थे कि संविधान देश के जो पिछड़े, दलित, आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनके लिए काम करे। सरकारें जो है वो देश के पिछड़े लोग, दलित लोग, उनके लिए कानून बनाए ताकि देश में आर्थिक असमानता कम हो सके। अब सरकारें कानून तो बना रही थी, लेकिन सरकारें जो कानून बना रही थी उसमें सबसे बड़ी अड़चन जो थी वो थी मौलिक अधिकारों को लेकर। मौलिक अधिकारों को लेकर देखिए कैसे थी कि देखिए एक अधिकार है संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार जो 19(1)(f) और आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति के अधिकार से जुड़े हुए अनुच्छेद है 19(1)(f) और 31। यह तो है मौलिक अधिकार। दूसरा है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व जो सरकार की जिम्मेदारियां तय करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो तय करते हैं कि सरकार ये जिम्मेदारियां निभाएगी। एक संपत्ति का अधिकार जो 19(1)(f) और 31 में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है उसका एक आर्टिकल है 39(a)(b), जो क्या कहता है, जो ये कहता है कि सरकार आर्थिक व सामाजिक समानता के लिए नीतियां बनाएगी। आर्थिक व सामाजिक समानता के लिए नीतियां बनाएगी सरकार। देखिए आर्थिक और सामाजिक समानता आएगी कैसे? आर्थिक और सामाजिक समानता तब आएगी जब आप बड़े जमींदारों की जमीनें, बड़े जो पूंजीपति लोग हैं उनकी जमीनें छीनकर गरीबों में बांटेंगे। भूमि विहीन जो लोग हैं उन्हें आप भूमि देंगे। जो कृषि करना चाहते हैं, कृषि के लिए जमीन नहीं है, उन्हें आप जमीन देंगे। तब आर्थिक और सामाजिक असमानता दूर होगी। लेकिन अगर आप उनकी जमीन छीनने की कोशिश करेंगे तो फिर उनके एक अधिकार का उल्लंघन हो गया, और वो है संपत्ति का अधिकार। क्योंकि संपत्ति का अधिकार कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति अर्जन, धारण और वहन का अधिकार है। यानी कि कोई भी व्यक्ति संपत्ति खरीद सकता है, कोई भी व्यक्ति संपत्ति अपने पेरेंट्स से धारण कर सकता है, और कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति बेच सकता है या फिर किसी को गिफ्ट कर सकता है। ये है, ये अधिकार है।
अगर सरकार इस अनुच्छेद के तहत काम करेगी 39A(b) के तहत, और इस के तहत काम करने के लिए आपको जमींदारों की जमींदारी छीननी होगी, पूंजीपतियों से कुछ जमीनें छीनकर आपको गरीबों में या फिर भूमि विहीन लोगों में बांटना होगा। अगर आप जमीन इनकी छीनेंगे तो फिर इनके एक अधिकार का उल्लंघन हो गया, संपत्ति का अधिकार। तो सरकारें जब नीति निर्देशक तत्वों की जिम्मेदारियां निभा रही थी तो उनके आड़े आ रहे थे मौलिक अधिकार। अब इसे पूरा करेंगे तो फिर ये कोर्ट में चले जाएंगे, कोर्ट में चले जाएंगे तो फिर वो अवैधानिक हो जाएगा। यानी सरकारी कानून तो बना रही थी लेकिन कानून वो अवैधानिक होते जा रहे थे क्योंकि वो मौलिक अधिकारों का क्या कर रहे थे, उल्लंघन कर रहे थे। दूसरा देखिए, एक आर्टिकल है, आर्टिकल 15 मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जो कहता है कि देश के प्रत्येक नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म जाति लिंग का हो, सबके साथ समानता वाला बर्ताव किया जाएगा। राज्य सभी नागरिकों के प्रति समान दृष्टिकोण रखेगा, यह कहता है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 यह कहता है नीति निर्देशक तत्व है जो राज्य की जिम्मेदारियां तय करते हैं, ये हमारे अधिकार है, ये राज्य के कार्य है जो राज्य करेगा, ये राज्य की ड्यूटी है जो राज्य निभाएगा। इसके उलट एक आर्टिकल है 46 जो क्या कहता है, जो ये कहता है कि सरकारें SC ST और विशेष पिछड़े वर्गों के लिए, विशेष पिछड़े वर्गों के लिए कुछ विशेष शैक्षिक व आर्थिक प्रावधान करेगी। यानी जो SC ST और पिछड़े लोग हैं उनके शैक्षिक उत्थान के लिए, उनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सरकार कुछ विशिष्ट प्रावधान करेगी, सरकार कुछ विशिष्ट नीतियां बनाएगी। जब सरकार आर्टिकल 46 पर काम करेगी ना SC ST और विशेष पिछड़े वर्गों के लिए, तो फिर उनके आड़े आएगा आर्टिकल 15 जो यह कहता है कि सरकारों को सभी के साथ समानता वाला बर्ताव करना चाहिए। अगर आप इनके लिए आरक्षण देंगे शिक्षा में, इनके लिए कोई विशेष योजना चलाएंगे, इनके लिए आप छात्रवृत्ति तय करेंगे, तो फिर बाकी नागरिकों के साथ क्या हो जाएगी, असमानता हो जाएगी। क्योंकि आर्टिकल 15 तो कहता है सभी के साथ समानता वाला बर्ताव होना चाहिए। तो आर्टिकल 15 जब 46 पर काम करेंगे तो आर्टिकल 15 के तहत लोग सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे और सरकार जो कानून बनाएगी इसके तहत, यानी सरकार अपनी ड्यूटी निभाएगी तो कोर्ट उसे अवैधानिक घोषित कर देगी। देखिए दोस्तों, इससे यह होता है कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच में टकराव की स्थिति है। जैसे ही 50 में संविधान लागू हुआ ना, एक बार आप इसको एक पर रोककर इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए ताकि हम इसको बेहतर समझ पाए। संविधान जब लागू हुआ तभी से मौलिक अधिकारों और राज्य के जो कर्तव्य है, राज्य की जो जिम्मेदारियां हैं, उनके बीच में टकराव की स्थिति बनी। सरकार अगर ये ड्यूटी निभाएगी तो ये मौलिक अधिकार आड़े आएगा, सरकार इस पर कानून बनाएगी तो नागरिक इसके तहत सुप्रीम कोर्ट से रद्द करवा देंगे उसे। सरकार इसके तहत कुछ SC और ST विशेष पिछड़े वर्गों के लिए कार्य करेगी तो आर्टिकल 15 के तहत उसे अवैधानिक घोषित करवा देंगे। तो दोनों के बीच में कुछ इस तरह के टकराव बन रहे थे। नेहरू सरकारों की स्थितियों को समझ रहे थे, नेहरू अच्छी तरीके से समझ रहे थे कि सरकारें आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए काम करना चाहती है।
सरकार पिछड़े वर्गों के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए कुछ विशेष प्रावधान करना चाहती है ताकि ये समाज में जो असमानता है ये कम हो सके। ये नेहरू इस बात को अच्छे तरीके से समझ पा रहे थे कि राज्य क्या करना चाहते हैं, और नेहरू इस बात को भी समझ पा रहे थे कि इसमें सबसे बड़ा जो राह में रोड़ा है वो है मौलिक अधिकार। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए नेहरू ने 1951 में संविधान का पहला संशोधन किया। संविधान का पहला संशोधन किया और पहले संशोधन में उन्होंने इस 15 की जो समस्या है इसे दूर करने के लिए इसमें 15(4) जुड़वा दिया। 15(4) जुड़वा दिया और इस 15(4) में यह लिखवा दिया कि सरकार कमजोर लोगों के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकती है। इसका मतलब अब आर्टिकल 15 का उल्लंघन नहीं रहेगा, क्योंकि 15 में ही 15(4) लिखा दिया गया पहले संविधान संशोधन के तहत कि सरकार कुछ विशेष प्रावधान कर सकती है पिछड़े लोगों के लिए। दूसरा, इसी में 19(2) जो था उसमें एक नई बात ऐड करवाई। 19(2) में नई बात यह ऐड करवाई कि अगर कोई व्यक्ति अपने बोलने की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है तो उस पर रोक लगाई जा सकती है। 19(2) में यह बड़ा बदलाव किया कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने बोलने की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है तो उस पर रोक संभव है। दूसरा, 15 जो सभी को समानता, इस समस्या को दूर करने के लिए इन्होंने इसमें 15(4) जुड़वाने का काम किया। तीसरा, पहला 15(4), दूसरा 19(2) में बदलाव, और तीसरा इसी पहले संविधान के संशोधन में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और 9वीं अनुसूची के प्रति यह प्रावधान किया गया कि इस अनुसूची में जो भी कानून डाला जाएगा उसकी कोर्ट में सुनवाई संभव नहीं है। यानी इसमें जो कानून डाल दिया जाएगा 9वीं अनुसूची में उसके खिलाफ कोर्ट कार्रवाई नहीं कर सकती, यानी न्यायिक समीक्षा ही संभव नहीं है। अब सारे झगड़े ही खत्म हो गए, ऐसा मानिए। सरकार अपनी ड्यूटी निभाएगी और सरकार इन ड्यूटी निभाने के लिए कुछ कानून बनाएगी। अगर वो कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला है तो सरकार उसे किस में डाल देगी? 9वीं अनुसूची में। और 9वीं अनुसूची में डाल देगी तो भले ही वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला हो, कोर्ट उसकी समीक्षा नहीं कर सकती, कोर्ट में सुनवाई संभव नहीं है। इसका कई बार मिसयूज हुआ है वैसे 9वीं अनुसूची का। सरकारें कोर्ट से बचने के लिए अपने कानूनों को इस 9वीं अनुसूची में डाल देती है और इस पर फिर कोर्ट में तो आप जानते हैं सुनवाई संभव नहीं है। तो 29वां संविधान संशोधन किस लिए हुआ? 29वां संविधान संशोधन हुआ केरल के लिए, और यह संविधान संशोधन हुआ कि केरल के जो भूमि सुधार से संबंधित कानून है, ये देखिए 39A और B में सरकार आर्थिक और सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए कुछ भूमि सुधार करेगी, यानी जमींदारी प्रथा को समाप्त करने की कोशिश करेगी। जो ज्यादा संपत्ति वाले लोग हैं, जिनके पास ज्यादा संपत्ति है, सरकार उनकी संपत्ति, उनकी जमीनों को छीनकर गरीबों में बांटने का काम करेगी। तभी तो आर्थिक और सामाजिक असमानता दूर होगी। अगर सरकार ऐसा करेगी तो इसका उल्लंघन होगा। इससे बचने के लिए, कोर्ट से बचने के लिए सरकार इसके तहत जो भी कानून बनाती थी
भूमि सुधार से संबंधित वो सब किस में डाल रही थी, 9वीं अनुसूची में, ताकि नागरिक कोर्ट के पास जाए तो कोर्ट सुनवाई नहीं कर पाए। तो 9वां संविधान संशोधन भी यही कहता है कि केरल के जो भी भूमि सुधार से जुड़े हुए कानून है वो सब इस संविधान संशोधन के तहत किस में डाल दिए जाएंगे, 9वीं अनुसूची में। और जब 9वीं अनुसूची में डाल दिए जाएंगे तो फिर उसकी कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकता। तो केशवानंद भारती इसी संशोधन के खिलाफ कोर्ट गए, 9वें संविधान संशोधन के खिलाफ ही क्या गए, वो कोर्ट गए। इस केस को मजबूती प्रदान करने के लिए, इस केस को क्या करने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए उन्होंने 3 और चीजों को आधार बनाया। और जिन 3 चीजों को आधार बनाया मजबूती के लिए, एक था गोलकनाथ बनाम भारत संघ, गोलकनाथ बनाम भारत संघ, मामला 1967। यानी केस को मजबूती देने के लिए एक तो इसको आधार बनाया, दूसरा इन्होंने आधार बनाया 24वें संविधान संशोधन को, और एक बनाया 25वें संविधान संशोधन को। 25वें संविधान संशोधन को, दोनों ये 1971 में इंदिरा के समय में। एडनीर मठ की जमीन को जब छीनने की कोशिश की गई तब वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट जो गए वो गए 29वें संविधान संशोधन 1972 के खिलाफ, क्योंकि 29वां संविधान संशोधन जो है वो केरल के भूमि सुधारों से जुड़े हुए कानून को 9वीं अनुसूची में डालने की बात करता है। सरकार ने इनकी भूमि को छीनकर वो किस में डाल दिया, 9वीं अनुसूची में, तो सुनवाई संभव नहीं है। तब ये इसके खिलाफ ही कोर्ट चले गए और इस केस को मजबूती देने के लिए इन्होंने इन 3 चीजों को और आधार बनाया। गोलकनाथ बनाम भारत संघ मामला 1967, एक 24वां संविधान संशोधन और एक 25वां संविधान संशोधन 1971। देखिए इन तीनों के बारे में आप थोड़ा सा जानना चाहे तो गोलकनाथ बनाम भारत संघ मामला 1967 का जो है, इसने पीछे के जो 2 मामले थे, ठीक है ना, पीछे के जो 2 मामले थे, जैसे एक मामला है शंकरी प्रसाद, सॉरी ये जो गोलकनाथ बनाम भारत संघ नहीं है, ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। 2 और मामले थे, एक शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ था, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, और दूसरा था सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। ये 1951 और ये 1965। इन दोनों फैसलों में क्या हुआ था, इन दोनों फैसलों में यह हुआ था कि कोर्ट ने कहा कि संसद के पास मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति है। यानी इन 2 जो केस थे उसमें कोर्ट ने फैसला यह सुनाया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। इन दोनों निर्णयों को बदलने का काम हुआ गोलकनाथ बनाम पंजाब केस में। गोलकनाथ बनाम पंजाब केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि इसे बदलते हुए, इन दोनों को बदलते हुए फैसला दिया कि सरकार मौलिक अधिकारों को छू तक नहीं सकती। मौलिक अधिकार संविधान की आत्मा है
और सरकार इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती। इसलिए इन्होंने इसको आधार बनाया। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मौलिक अधिकार को आप छू नहीं सकते, मौलिक अधिकार संविधान की आत्मा है। ये गोरखनाथ बनाम पंजाब मामला कह रहा है, और आप तो लगातार मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। आपने संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन करते हुए हमारी जमीन छीनने की कोशिश की, हमारे अधिकार छीनने की कोशिश की। इसलिए केस को मजबूती देने हेतु उन्होंने गोरखनाथ बनाम पंजाब मामला आधार में रखा। दूसरा, इन्होंने 24वें संविधान संशोधन 1971 को आधार बनाया। देखिए क्या हुआ था ना, गोरखनाथ बनाम पंजाब मामला जो है, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि सरकार मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। तो फिर सरकारों के काम में दोबारा रुकावट आई। सरकारें सामाजिक आर्थिक सुधार के लिए जो कार्य करना चाहती थी उसमें बड़ी रुकावट उत्पन्न हुई। तब गोरखनाथ बनाम पंजाब मामले के खिलाफ ही इंदिरा गांधी ने एक नया संविधान संशोधन किया इस मामले के खिलाफ, और वो था 24वां संविधान संशोधन। ये इंदिरा ने किया इसके खिलाफ, क्योंकि इन्होंने वापस कह दिया कि मौलिक अधिकारों को तो छू ही नहीं सकती। अब जब मौलिक अधिकारों को छू नहीं सकती थी तो फिर सरकार के काम में फिर वापस वही समस्याएं आ रही थी। तब इंदिरा ने 24वां संविधान संशोधन किया, जो सबसे विवादित माना जाता है। इंदिरा ने 24वां संविधान संशोधन करते हुए उसमें लिखा कि संसद के पास हर प्रकार के संशोधन की शक्ति है, यहां तक कि वो मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। यानी 24वें संविधान संशोधन में उन्होंने क्या दर्ज करवाया? उन्होंने दर्ज करवाया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, यहां तक कि वो मौलिक अधिकारों में भी क्या कर सकती है दोस्तों? संशोधन कर सकती है। इन्होंने नागरिकों के अधिकारों का बचाव करने वाले आर्टिकल 13 को खंडित करने का काम किया। यानी इससे आर्टिकल 13 जो है वो नागरिकों के अधिकारों की जो रक्षा करने वाला था वो कमजोर हुआ, इसलिए इसे विवादित संशोधन भी माना जाता है। 25वां संविधान संशोधन क्या था? 25वां संविधान संशोधन है वो संपत्ति के अधिकार को सीमित करने के लिए किया गया था। 25वां संविधान संशोधन जो है वो संपत्ति के अधिकार को सीमित करने के लिए हुआ। तो ये आप समझ पाए होंगे कि इन्होंने 3 आधारों को चुना है। गोरखनाथ बनाम पंजाब मामला 1967, जिसने ये कहा कि सरकार मौलिक अधिकारों को छू तक नहीं सकती, सरकार मौलिक अधिकारों में कोई संशोधन नहीं कर सकती, कोई बदलाव नहीं कर सकती, ये तो संविधान की आत्मा है। दूसरा आधार बनाया 24वां संविधान संशोधन। 24वां संविधान संशोधन जो है वो इस फैसले के खिलाफ आया था। इंदिरा ने इस संशोधन में यह प्रावधान किए कि संसद के पास शक्ति है, संसद के पास यह शक्ति है कि वो किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, चाहे वो मौलिक अधिकार ही क्यों ना हो। 25वां जो है वो संपत्ति के अधिकार को सीमित करने का काम करता है। ये 3 चीजें आधार बनाई। मुख्य जो बिंदु है ना वो ये है, और इसे मजबूती देने के लिए ये 3 आधार बनाए। काफी लंबी बहस चली अधिकारों को लेकर। इसका जो सबसे मुख्य जो सवाल था ना, केशवानंद भारती केस का मुख्य सवाल यह था सुप्रीम कोर्ट से कि क्या संसद के पास इतनी शक्ति है कि वो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है? अगर वो किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है तो इसका मतलब संसद के पास तो इतनी ज्यादा शक्ति हुई कि वो तो संविधान की मौलिक विशेषताओं को ही खत्म कर देगी। यानी संसद के पास क्या इतनी शक्ति है कि वो संविधान
कि मौलिक विशेषताओं को ही समाप्त कर दे, संविधान की जो मूल विशेषता है उसे ही मिटा दे। अगर ऐसा है तो फिर ये मूल संविधान थोड़े समय बाद पूरे तरीके से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा और एक नया सही संविधान अस्तित्व में आ जाएगा। ये मुख्य सवाल था। शॉर्ट में बताना चाहूं तो ये सवाल ये था कि क्या संसद के पास इतनी शक्ति है कि वो संविधान के मौलिक सिद्धांतों में भी संशोधन कर दे। इस मामले में काफी लंबी बहस हुई और लंबी बहस के बाद आखिरकार लंबी बहस हुई और लंबी बहस के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल 1973 को अपना जजमेंट दिया। 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती मामले पर फैसला आया। इस केशवानंद भारती केस में 13 जजों की बेंच थी। उस समय सुप्रीम कोर्ट में सारे ही 13 जज थे जो सारे ही इसमें शामिल हो गए। ये आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी बेंच है। इससे बड़ी बेंच सुप्रीम कोर्ट में नहीं बनी है आज तक। तो 13 जजों की बेंच ने 7-6 से जजमेंट दिया। कितने से जजमेंट दिया? 7-6 से फैसला सुनाया। ये जो फैसला था, ये जो जजमेंट था, ये भारतीय संविधान को पूरे तरीके से बदल देने वाला था। यानी भारतीय संविधान के इतिहास को ही पूरे तरीके से बदल देने वाला था। संविधान के इतिहास को दोस्तों पूरे तरीके से क्या कर देने वाला था? बदल देने वाला था। सुप्रीम कोर्ट का 24 अप्रैल 1973 का जजमेंट संविधान के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। संविधान के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। तीसरे, इस फैसले को मैं इस तरीके से प्रकट कर सकता हूं कि इस फैसले ने संविधान के सामने भविष्य में आने वाली, संविधान के सामने भविष्य में आने वाली सभी चुनौतियों, संविधान के सामने जो भविष्य में चुनौतियां आने वाली थी, उन सभी चुनौतियों को समाप्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला लोकतंत्र और नागरिकों के मौलिक अधिकारों, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षा कवच बना, रक्षा कवच बना। सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल 1973 ने केशवानंद भारती मामले का फैसला सुनाते हुए कहा कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, संशोधन कर सकती है, लेकिन
इंपॉर्टेंट बात है इस फैसले की कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन वो संविधान के मौलिक सिद्धांतों संविधान के मौलिक सिद्धांतों मतलब बेसिक स्ट्रक्चर, संसद संविधान के मौलिक सिद्धांतों, जिसे मैं कह सकता हूं मौलिक विशेषताओं या फिर आप कह सकते हो मूल ढांचा में संशोधन नहीं कर सकती है। कहने का अर्थ यह है कि इस फैसले में कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन वो संविधान के मूल ढांचे में बदलाव नहीं कर सकती, यानी वह मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। कोर्ट ने संसद की शक्ति को सीमित करते हुए कहा कि संसद का अधिकार है कि वो संशोधन करे, लेकिन संविधान की मूल विशेषताओं के साथ वो किसी भी प्रकार की छेड़खानी नहीं कर सकती, उसमें बदलाव करना संभव नहीं है। इस फैसले ने सरकार की शक्ति यानी संसद की शक्ति को सीमित करने का काम किया। इस फैसले से भविष्य में जो भी संविधान के सामने चुनौतियां आने वाली थी, उन चुनौतियों को इस फैसले ने समाप्त करने का काम किया। नागरिकों के मौलिक अधिकारों और नागरिकों के रक्षा कवच, नागरिकों के मौलिक अधिकारों और लोकतंत्र के लिए रक्षा कवच बनने का काम किया इसने। ये इतिहास में यानी भारतीय संविधान के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। इसने संविधान के इतिहास को पूरे तरीके से बदल दिया था। भविष्य में संसद संशोधन कर सकती है, संसद के पास अधिकार है संशोधन करना, लेकिन वो मौलिक विशेषताओं को बदल नहीं सकती। आप सोचेंगे मौलिक विशेषताएं क्या है? देखिए, संविधान की मूल विशेषताएं, जैसे बात लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र हमारी मौलिक विशेषता है, इसमें संशोधन संभव नहीं है। संविधान की सर्वोच्चता मौलिक विशेषता है, मूल ढांचा है, जिसमें संशोधन संभव नहीं है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में संशोधन संभव नहीं है। धर्मनिरपेक्षता, न्याय, समानता, ये ऐसी चीजें हैं जिसमें संसद संशोधन नहीं कर सकती। यह था सुप्रीम कोर्ट का 24 अप्रैल 1973 का फैसला। इस फैसले के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा फैसला भी दिया। इसी फैसले में दूसरा फैसला यह दिया, यानी पहले वाला फैसला क्या था दोस्तों, बेरुबारी वाद जो था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, यह सिर्फ संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने का एक माध्यम है, लेकिन वो भाग नहीं है। बेरुबारी वाद का जो निर्णय था वो इस केशवानंद भारती मामले यानी केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बदलते हुए, बेरुबारी वाद के निर्णय को बदलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। क्या है प्रस्तावना? प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। यह फैसला किस में आया? केशवानंद भारती केस 1973 में। 24 अप्रैल 1973 के इस फैसले से दो बातें निकल कर आई। एक बात यह कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। संसद प्रस्तावना का उपयोग संविधान की व्याख्या के लिए कर सकती है, व्याख्या के लिए कर सकती है, क्योंकि यह संविधान का अभिन्न अंग है। आज से अगर आपको कोई पूछे कि क्या प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, भाग है, तो हम कहेंगे प्रस्तावना संविधान का भाग है। किस वाद में कोर्ट ने फैसला दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है?
तो बेरोबारीवाद में कोर्ट ने फैसला दिया कि इस प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, और उसी बेरोबारीवाद के निर्णय को बदलने का काम किया केशवानंद भारतीवाद में, और बदलते हुए कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है यानी अभिन्न अंग है, इसकी व्याख्या संभव है, यानी संसद प्रस्तावना का उपयोग संविधान की व्याख्या के लिए कर सकती है। इसके अलावा इसी में एक फैसला यह हुआ कि संसद संविधान संशोधन कर सकती है, लेकिन वो संविधान के मौलिक सिद्धांत यानी मूल ढांचे में बदलाव नहीं कर सकती। मूल ढांचा मतलब धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, संविधान की सर्वोच्चता, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता, संसद की सर्वोच्चता, धर्मनिरपेक्षता, न्याय, समानता, स्वतंत्रता जैसी चीजें क्या है, मूल ढांचा है जिसमें संशोधन संभव नहीं है। इसका मतलब प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। कोर्ट ने जो फैसला दिया वो दिया 7-6 से। 13 जजों की क्या थी ये बेंच, और 13 जजों की इस बेंच में यानी इस फैसले के समय जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे वो थे एस.एम. सीकरी। कौन थे? एस.एम. सीकरी। एस.एम. सीकरी। एस.एम. सीकरी इस फैसले के दौरान सुप्रीम कोर्ट के क्या थे? मुख्य न्यायाधीश। इसी के साथ आज की चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है इन दोनों मामलों को समझाने की, और मैं आपसे इस बात की उम्मीद करूंगा कि आप बड़े ही ध्यान और धैर्यपूर्वक तरीके से आज के इस एपिसोड को सुनेंगे, नोटबुक में नोट करेंगे। हाँ, हो सकता है पढ़ाते समय कुछ छोटी मोटी अगर समस्या हुई है तो आप उन समस्याओं को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, जहां पर मैं उस समस्या का आपको समाधान डाल दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।